अंकिता जैन की कहानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 सुनिए वैदेही के स्वर में। सरकारी अस्पताल के वार्ड क्रमांक 1 में 5वें नंबर के बेड पर आई मरीज की अम्मा ने बीती रात से दूसरे मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी परेशान कर रखा था। अपनी मुंह बोली बेटी इरम के लिए उसकी अम्मा रूबी की हाय तौबा तब से शुरू हुई जब कोई गाड़ी वाला इरम को अधमरी हालत में रूबी के दरवाजे पर फेंक गया था। शाम का समय था, इसलिए रेड लाइट एरिया कहलाने वाली उस बस्ती में औरतें सज धज कर सड़क पर निकलने लगी थीं। इरम को उस हालत में सबसे पहले रूबी की खोली में रहने वाली एक और लड़की पूजा ने देखा था। वही भागी भागी आई, इरम को उठाकर खोली के अंदर ले गई। बस तभी से रूबी का छाती पीट पीट कर जो रोना शुरू हुआ वह अस्पताल तक नहीं रुका था। बेहोश पड़ी इरम के अलावा पूजा और बस्ती में दूसरी औरतें भी यह जानती थीं कि इरम की इस हालत की जिम्मेदार रूबी खुद ही है। ज़्यादा पैसों के लालच में पिछली रात जो रूबी ने इरम को एक साथ 3 आदमियों के हवाले किया था, उसका नतीजा अच्छा होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बस्ती की गली के बाहर खड़ी उस जीप को, उसमें बैठे दारू की बोतलें हाथ में लिए 3 अधेड़ उम्र के आदमियों को और उनके चेहरे पर पसरी हवस को बस्ती की दूसरी औरतों ने न सिर्फ देखा था बल्कि मन ही मन इरम से जली भी थी कि साली एक रात में तिगुना कमा के लाएगी। हाड़ न पसली, हम भरे बदन के मर गए थे क्या? लेकिन उन जीव वाले बाबू लोगों को वही सूखी हड्डी चाहिए थी। ताज़ा बकरी का गोश्त सभी पसंद करते हैं रे, कमसिन का मज़ा कौन नहीं लेना चाहेगा। जैसी बातें कल रात से बस्ती में हर उस जुबान पर आती जा रही थीं जिसे इसके बारे में पता चलता जा रहा था। बस एक पूजा ही थी जिसे इरम का दर्द पता था। वो जानती थी कि इरम किस नरक को भोगेगी। धंधे में मजबूरन धकेली गई इरम को 1 हफ्ता ही हुआ था। उसका मन और शरीर दोनों इस हालत में नहीं थे कि वो 3 हफ्शियों की हवस एक ही रात में शांत कर पाएं। जब वे लोग इरम को रूबी की खोली के सामने पटक कर गए, तब भी सिर्फ पूजा के ही दिल से सच्ची आह निकली थी। रूबी भी रोई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब कुछ दिन उसका धंधा मंदा रहेगा। पुलिस केस का डर बना रहेगा सो अलग, जिससे निपटने के लिए दलालों को पैसा अलग देना पड़ेगा। अस्पताल में झूठा नाटक करना पड़ेगा। करम जली ने एक रात में जितना कमाया उससे तिगुना तो अब इसके इलाज में लगाना पड़ेगा। 3 आदमी भी नहीं झेल पाए। रूबी अस्पताल में इरम के बगल में बैठी दलाल किशोरी के सामने अपनी किस्मत को कोस रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि उन आदमियों ने इसे मारा भी, एक्सीडेंट का बहाना बनाने में आसानी हो गई, नहीं तो अभी रेप का केस ही बनता। किशोरी बोला। रेप? डरा मत रे, रूबी ने पल्ले से ललाट पर आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा। हाँ रेप, और उससे बड़ी मुसीबत अभी ये कि होश में आते ये मरी किसी के सामने मुंह न खोल दे। सारे डॉक्टर्स खरीदे हुए थोड़े ही हैं अपने। किशोरी बोला तो रूबी उस दिन को कोसने लगी जब वो बहला फुसलाकर इरम को अपने साथ लाई थी। शहर के मेन स्टेशन पर एसी वेटिंग रूम की गार्ड रूबी रात को धंधा करती है। यह बात न उसके मोहल्ले वालों को पता थी, न ही प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले साथी कर्मचारियों को। किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं थी कि शहर की रेड लाइट बस्ती में रूबी की भी एक खोली है। हाँ, लेकिन अनाथ रूबी ने शादी क्यों नहीं की, और हर तीसरे दिन जो वो अपने मुंह बोले भाई के घर रात बिताने जाती है, ये बातें भी मोहल्ले में किसी को हजम नहीं होती थी। पीर गेट से इतवारी तक जाती तंग गलियों में जहाँ सिर्फ पान की पीक और पेशाब की दुर्गंध महकती, वहाँ एक अधकच्चे से कमरे को किराए पर लेकर 4 सालों से रूबी रह रही थी। मोहल्ला गरीब ज़रूर था, लेकिन इज़्ज़तदार लोगों का था। इसलिए रूबी ने मोहल्ले वालों को यही बताया था कि अनाथ है।
शहर में नई नई नौकरी लगी है, इसलिए यहाँ रहने आई है। पहले कहाँ थी ये ना किसी को पता था, ना किसी ने पूछा। ठरकी मकान मालिक की बदौलत ही रूबी को वो कमरा किराए पर मिला था। बदले में जब वो बाहरी कमरे में अपनी रजाई गद्दों की दुकान में किसी रजाई या गद्दे की डंडे से मरम्मत करते वक्त रूबी को कनखियों से देखता, कुत्ते सी लार टपकाता, तो रूबी उसे डांटती नहीं बल्कि मुस्कुरा देती। वो भी अकेला था, बीवी मर चुकी थी, लड़का शादी के बाद अलग हो गया था, इसलिए रूबी को उसमें सहारा दिखता। रूबी जब इरम को लेकर उस घर में आई थी, तब सबसे ज़्यादा तकलीफ रूबी के मकान मालिक को ही हुई थी, जिसे रूबी ने यह कहकर तसल्ली दे दी थी कि उसके मुंह बोले भाई की बेटी है, जिससे वो अक्सर मिलने जाती है। भाई भाभी बाहर गए हैं, इसीलिए कुछ दिन वो यहीं रहेगी, फिर चली जाएगी। जबकि इरम के ख्याल में अब वो हमेशा वहीं रहने वाली थी, अपनी मुँह बोली माँ रूबी के साथ। मेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरियों पर एक हमउम्र लड़के के साथ बैठकर कागज में लिपटे समोसे का बंटवारा कर रही थी इरम। जब रूबी ने उसे पहली बार देखा था, तब उसकी उम्र होगी कुछ 11 बरस, लेकिन कद काठी 8-9 बरस जितनी ही थी। महीनों से न धोए उसके सुनहरे बाल चिपक कर लटों में तब्दील हो गए थे। लाल पीले रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक, जो उसने न जाने कितने दिनों से नहीं बदली होगी, उसकी टूटी चेन से उसकी पीठ झांक रही थी। घुटनों की तरफ से फ्रिल पलट कर पटरी पर फैली थी। पटरियों पर रहने वाले चूहे जिसे 2-3 बार फांदकर जा चुके थे। रूबी कुछ और देर उसे देख पाती, उससे पहले एक पुलिस वाले ने डंडा दिखाकर इरम और उसके साथ वाले लड़के को वहां से भगाया, तो दोनों प्लेटफॉर्म पर फुदक कर चढ़े और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन में लटक गए। रूबी की नज़रें तब तक उसका पीछा करती रही थी जब तक वो डिब्बे के दरवाजे से झूलती उसे दिखती रही। इरम के जाने के बाद जब उसका चेहरा 2-3 बार रूबी के जहन में तस्वीरी रूप में सामने आया, तब उसे यह एहसास हुआ कि वह इरम का फटेहाल या लड़की होना नहीं था जिसने उसके मन में इरम को अपनी तरफ खींचा था, बल्कि उसकी बटन सी चमकती बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसके चेहरे पर नाक के नीचे पसरी लंबी सी हंसी थी, जिसमें टूटे दांतों की खिड़कियां बनी थीं। हर बात पर उसके चेहरे पर उभरे भावों में वो कशिश, वो मासूमियत थी जो उसे प्लेटफॉर्म पर पलने वाले दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। उस दिन इरम रूबी को दोबारा नहीं दिखी, लेकिन उसके मन में ये आ गया कि अब उसके ग्राहकों के सामने अगली पेशकश वही होगी। अगली सुबह रूबी उसे देखने की उम्मीद से आई, लेकिन सुबह से दोपहर तक इरम उसे नहीं दिखी। तब तक रूबी को उसका नाम भी नहीं पता था। इरम को देखने के बहाने रूबी ड्यूटी से उठकर 1-2 चक्कर प्लेटफॉर्म के काट आई थी कि शायद कहीं दिख जाए, लेकिन वो नहीं दिखी। इंतज़ार करते हुए रूबी यहाँ वहाँ आंखें तरेर ही रही थी कि बम्बई से आने वाली ट्रेन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इरम फुदकी। संगाती लड़का उसके साथ नहीं था, वो अकेली थी। ट्रेन से उतरते ही उसने बिना वक्त गंवाए प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों से भीख मांगनी शुरू कर दी। उसे फिर से देख रूबी उसके पास गई और सुन इधर आ कहकर उसे अपने साथ ले आई। इरम ने क्यों क्या कहा जैसा कोई सवाल किए बिना यूनिफॉर्म वाली आसमानी साड़ी पहने रूबी के साथ आना मुनासिब समझा। इरम को लग रहा था कि प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने के लिए रूबी उसको डांटने वाली है। रूबी का हाथ पकड़े इरम उन लोगों को देखते हुए चल रही थी, रूबी से पीछा छुड़ाने के बाद जिनसे उसे भीख मिलने की उम्मीद थी। रूबी और इरम के मिलने की ये सच्ची कहानी सिर्फ रूबी, इरम और पूजा जानते थे। बाकी धंधे वाली बस्ती में जहाँ रूबी का पीर गेट के अलावा दूसरा ठिकाना था, वहाँ सबको रूबी और इरम के मिलने की दूसरी ही कहानी पता थी। रूबी जब भी किसी से बात करती, अपनी बातों में यह एहसान ज़रूर जताती कि कैसे दर्द से छटपटाती
खून से सनी महीने से पहली बार हुई इरम को उसने प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर देखा था और अपना काम भूलकर वो भागते हुए इसके पास पहुंची थी। लोगों को यह तक यकीन था कि रूबी के पास अब भी वो साड़ी बतौर सबूत रखी है जिसमें इरम के खून के निशान हैं और मौका मिलेगा तो वो सबको दिखाएगी भी। एक और कहानी थी जिसे अक्सर रूबी दोहराती, और रूबी ही क्या, उसके साथ साथ बस्ती में भी कोई भी इरम के बारे में कोई बात करता तो कहता प्लेटफॉर्म पर रहकर कौन सी उसकी ज़िंदगी संवर जाती। इरम जब रूबी को मिली थी उससे पहले भी रूबी ने इरम को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही देखा था। पुल के नीचे घुसी अपनी चड्डी में हाथ डालकर उंगली सूंघते हुए। छी, वहाँ रहती तब भी यही करती, भीख मांगती सो अलग। यहाँ कम से कम 2 वक्त का खाना तो अच्छे से नसीब हो रहा है, तन ढकने के लिए पूरे कपड़े हैं। वो बात अलग है कि हर रात अजनबियों के सामने कपड़े उतरेंगे ही, लेकिन प्लेटफॉर्म से तो अच्छी ही ज़िंदगी जिएगी। इरम की ज़िंदगी की सच्चाई पूजा के अलावा बस्ती में कोई और नहीं जानता था, रूबी भी नहीं। पूजा से भी इरम अपनी बातें इसलिए कह पाई थी क्योंकि पूजा और उसके हालात कुछ हद तक एक जैसे थे। पूजा को उसके बाप ने बेचा था और इरम को रूबी के बिना किसी दाम के प्लेटफॉर्म से खरीद लिया था। इरम की बाजार में पहली रात थी जब वह पूजा के सामने टूटी थी। पहले अपनी मुंहबोली माँ के, फिर अपने ग्राहक के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी जब उसकी मिन्नतें नहीं सुनी गईं तो उसने खुद को पत्थर बना दिया। एक ऐसा पत्थर जिसे न कपड़े उतारने का होश, न पहनने का, ना ही इस बात का कि उसके शरीर को नोचा खरोचा गया है, उसकी आबरू को बेचा गया है और उसकी किस्मत ने उसे इसी तरह हर रोज़ बिकने के लिए बाजार में ला खड़ा किया है। दर्द से कराहती लड़खड़ाती वो जब अपने दलाल के साथ रूबी की खोली में वापस लौटी, उसके शरीर पर कपड़े पूरे थे, फिर भी वो खुद को नंगा महसूस कर रही थी। आंखें सूजी हुई थी, हाथों पर जगह जगह नाखूनों के निशान थे, निचला होठ कटा हुआ था, छाती पर कपड़े की छुअन भी मुंह से आह निकाल देती थी। रूबी बस्ती की बाकी औरतों से अलग अपनी लड़कियों के लिए अमीर और पढ़े लिखे ग्राहक ढूंढती थी, इसलिए वो लड़कियां भी चुनकर कमसिन लाती थी। लेकिन ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा था कि उसके अमीर पढ़े लिखे ग्राहक उसकी लड़कियों के साथ हैवानियत न बरतें। वे जो चाहे कर सकते थे, जिसके बदले वे रूबी को मुँह मांगे दाम देते थे। खोली में घुसते ही इरम लड़खड़ाकर गिर पड़ती अगर पूजा ने उसे संभाला न होता। पूजा के घुटनों में मुंह छुपाकर घंटों तक बिलखती रही थी इरम उस रात। अपने होने से न होने तक की दास्तान उसी रात पूजा के सामने रखी थी इरम ने। उस दिन को कोसती रही थी जिस दिन वो अपना घर छोड़कर भागी थी। उसे लग रहा था कि इस तरह तिल तिल कर मरने से तो बाप के हाथों एक बार में मर जाना बेहतर था। इरम और उसकी बड़ी बहन के बाद उसकी माँ ने तीसरी बेटी को जन्म दिया था, जिसकी सज़ा में उसके बाप ने माँ को बहुत मारा था, इतना कि वो उस मार को बर्दाश्त न कर पाई और दम तोड़ दिया। उस हालत की जन्मी बहन को दाई के हाथों न जाने कहाँ फिकवा दिया था इरम के बाबा ने। इरम बाबा से बहुत डरती थी। उसे लग रहा था कि माँ के बाद अब उसका और उसकी बड़ी बहन का नंबर है। बाबा उन्हें भी माँ की तरह ही मार डालेंगे। कमरे में बेजान पड़ी माँ को देखकर वो इतना डर गई कि घर छोड़कर भाग गई। उस वक्त इरम 8 वर्ष की थी। गांव से जो पहली ट्रेन मिली उसी में चढ़ गई। उसके बाबा ने भी उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके लिए तो अच्छा ही हुआ परिवार का एक बोझ अपने आप उतर कर भाग गया था। अरे उठ, कहाँ जाना है? ट्रेन में रात को जब बाथरूम के पास सोता हुआ देख टीसी ने लात मारकर उसे उठाया था तो अगले स्टेशन तक साहब कहकर वो दरवाजे तक चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस इतना पता था कि वापस घर नहीं जाना है। ट्रेन की सवारी ने इरम को पहली बार अपने गांव के बाहर की दुनिया दिखाई थी। कभी कभी झांक कर ट्रेन के अंदर देखती तो तरह तरह के लोग दिखते, कुछ ताश खेलते, कुछ बातें करते, कुछ सोते। खाने पीने रहने का होश उसे तब भी नहीं हुआ था
जब तक माँ की मौत का सदमा और बाप की मार का डर उसके मन से नहीं उतरा। जब तेज भूख ने पेट में मरोड़े पैदा किए तो उसे इतनी उम्मीद हुई कि दिन भर घूरे पर कचरा बीनकर जिस तरह वह गांव में पैसे जोड़ती थी, वैसे ही घर से भागकर भी कुछ न कुछ करके अपने खाने का इंतज़ाम कर ही लेगी। लेकिन जब भूख लगती है तो कुछ कमाकर खा लेने तक का इंतज़ार कर पाना मुश्किल लगता है, खासकर तब जब कई दिनों से भूखे हों। इरम ने भी ट्रेनों में चढ़ते उतरते 3 दिन गुजार दिए थे। खाने को कुछ भी नहीं मिल पाया था। पास से गुजरते खाना बेचते आदमियों को आता जाता देखती, लेकिन किसी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर पाती। तीसरे दिन उसने देखा कि ट्रेन के जिस डिब्बे में वो चढ़ी उसी के दूसरे छोर से एक हमउम्र लड़का फटे हाल सा हाथ में कपड़ा लिए ट्रेन का फर्श साफ कर रहा था और बदले में कुछ लोग दया करके उसके हाथ पर पैसे रख देते थे। भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए इरम ने भी उसकी देखा देखी अपनी फ्रॉक उतारकर ट्रेन का फर्श साफ करना शुरू कर दिया। भूख से उठने वाली तड़प ने उसे इस ख्याल से परे कर दिया था कि दूसरी तरफ जो फर्श साफ कर रहा था वो लड़का था। उसके शर्ट उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लड़की थी। उसकी फ्रॉक उतारने से बदन पर सिर्फ चड्डी रह जाएगी और छोटी छोटी छातियाँ बेआबरू हो जाएंगी। उस वक्त सिर्फ बदले में मिलने वाले पैसों का ख्याल आया था जो उसकी भूख मिटाने वाले थे। आगे जाओ आगे, कपड़े भी नहीं बेचारों के पास। पढ़ने लिखने की उम्र में बेचारे भीख मांगते हैं। पैसे नहीं दूंगी, कुछ खाना हो तो बोल। अलग अलग लोगों से मिलकर अलग अलग जवाबों के साथ कुछ ही देर में इरम ने 10 रुपए, 2 पराठे, 1 बिस्कुट का पैकेट और थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी जोड़ लेती। फिर वापस वहीं वॉश बेसिन के पास जाकर बैठकर खाने ही लगी थी कि दूसरी तरफ वाला लड़का भी उसके पास आ गया, जिसने अपनी सीमा में घुसे दूसरे भिखारी यानी इरम से एक पराठा और थोड़े पैसे ऐंठ लिए। साथ ही अगले स्टेशन पर उतरकर साथ चलने को कहा। उस दिन पहली बार इरम को रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले छोटे छोटे माफियाओं की असलियत पता चली थी। साथ ही ये भी पता चला था कि प्लेटफॉर्म भी भाड़े पर मिलता है। सबके हिस्से बटे हैं। किसी न किसी के हिस्से में घुसपैठ की तो वही हश्र होगा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ करता है। या तो मार दिए जाओगे या खदेड़ कर हमेशा के लिए भगा दिए जाओगे। कुछ ही दिनों में सब सीख लिया था इरम ने। अपनी ही फ्रॉक से ट्रेन के डब्बे में पोंछा लगाकर भीख मांगना, चलती ट्रेन में भागकर चढ़ना, पटरी क्रॉस करना, भीख मांगते वक्त लोगों की धुतकार सहना, उनके मना करने पर भी उनके आगे हाथ पैर जोड़कर उनसे एक सिक्का निकलवाना, रात के वक्त प्लेटफॉर्म पर लौटना, प्लेटफॉर्म पर उसके बॉस को अपने कमाए रुपयों का एक हिस्सा देना, रेलवे पुलिस वालों से बचना, कभी पकड़े जाने पर मार खाना और उन्हें 10 रुपए पकड़ाकर भाग निकलना। इरम को जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो था कपड़ों की सुगंध लेना, उन कपड़ों की जो उसके बॉस ट्यूब वाली दवाई से सानकर उसे देते थे। उस नशे के आने के बाद इरम की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। माँ की याद, बाबा की मार, सब उस नशे के नीचे परत दर परत दबते चले गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 उसका नया घर था, जिसकी आज़ाद ज़िंदगी उसे भाने लगी थी। बॉस से पड़ने वाली मार बाबा की मार के आगे फीकी थी, जिसे इरम चाय में पड़ी कम चीनी की तरह एक ही घूंट में पी जाती थी। तरह तरह के शहरों में जाना, ट्रेन में घूमना, ये सब उसके लिए गांव की बदबूदार झोपड़ी से, जो बारिश के दिनों में तालाब और सर्दी के दिनों में बर्फ़ का पहाड़ बन जाती थी, अच्छा था। अतीत को उसके आज ने ढक लिया था, लेकिन एक खौफनाक मुस्तकबिल उसके सामने हाथ पसारे खड़ा था। रूबी की नज़र एक बाज की तरह इरम पर टिकी थी। यह सच था कि इरम जब पहली बार महीने से हुई, उसी हालत में वो रूबी के साथ आई थी। लेकिन जिस वक्त वो रूबी के साथ आई थी, उसके साथ अच्छे मोहल्ले वालों के घर में उसके भाई की बेटी बनकर वहाँ रही थी। तब खुद इरम को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रूबी से होने वाली दोस्ती के दिनों में
इरम को रूबी से कोई खास लगाव नहीं था। इरम के लिए रूबी से अब उसका रिश्ता उस भूख तक सीमित था जिसे रूबी अपने टिफ़िन से पूरा करती थी। इरम को लोभ देने के लिए रूबी रोज़ उसके लिए खाना लाती। वेटिंग रूम में आती जाती औरतों की एंट्री, उन्हें सजते संवरते देखने और वेटिंग रूम का ख्याल रखने के अलावा रूबी के पास सिर्फ रात समय बचता था ये सोचने के लिए कि वह इरम को अपने साथ ले जाने के लिए और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक बच्चा गायब हो गया ये खबर छुपाने के लिए ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसी सांप को मारने की शुरुआत रूबी ने उस दिन टिफ़िन से की थी जो वह इरम के लिए लाया करती थी। लेकिन इरम वो तो आती थी, खाती थी और नटखट आंखें मटकाती चली जाती थी, जैसे कह रही हो तुम कितना भी खाना दे दो, मैं प्लेटफॉर्म की आज़ाद ज़िंदगी भीख मांगने जैसे आज़ाद काम कभी नहीं छोड़ूंगी। रूबी के इरादों से अनजान इरम उसके चंगुल में फंसती चली गई और अब उस हाल में जा पहुंची है जहां उसका कभी वहां वापस नहीं आ सकती। पता नहीं ये आफत कब पीछा छोड़ेगी। बड़बड़ाती हुई रूबी खोली में घुसी तो पैर घुटने तक डूब गए। ओफो, अब ये क्या मुसीबत है, उसने साड़ी घुटनों पर लपेटते हुए कहा। तुम तो अस्पताल में थी, सुबह बाथरूम का नल टूट गया था, मग्गे से बाल्टी में पानी समेटती पूजा ने कहा। अच्छा, अब जल्दी से पानी समेट फिर अस्पताल चली जा, रूबी ने कहा, और इरम के लिए कुछ खाने को भी ले जाना। कपड़े से जमीन पोंछते हुए पूजा बोली। जल्दी जाना, किशोरी अकेला ही है अभी वहाँ, रूबी ने कहा। फिर पूजा का हाथ मरोड़ते हुए बोली, और सुन, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझ लेना पिछली बार की मार याद है, किशोरी वहीं आसपास खड़ा रहेगा। पूजा ने पिछली बार जब भागने की कोशिश की थी तो किशोरी ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने पुराने जख्मों के निशान सहलाती पूजा एक थैली में इरम के लिए खाना बांधकर अस्पताल पहुंच गई। उसे देखते ही किशोरी ने उसका कंधा दबाते हुए आंखें दिखाएं, फिर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। पूजा इरम के पैरों के पास पलंग पर बैठ गई। इरम बेहोश थी, कुछ दर्द से, कुछ दवाइयों से। उसके हाथ, माथे और पैरों पर पट्टी बंधी थी। चेहरे के घावों पर भी कोई पट्टी नहीं थी, जिनकी चीख आसानी से पूजा को सुनाई दे रही थी। उसे वो चीख पुकार भी सुनाई दे रही थी जो इरम ने उन हैवानों के सामने रहम की भीख मांगते वक्त लगाई भी होंगी या पत्थर बनकर खुद को उनके हवाले कर दिया होगा। पूजा की आंखों में न आंसू ठहर रहे थे और न ही मन में भाग जाने के ख्याल। वह जानती थी कि वहाँ से भागना आसान नहीं होगा। किशोरी ने जिस नर्स को पैसे खिलाकर खरीदा है वो हर 5वें मिनट पर उस पर नज़रें टिकाती है। किशोरी खुद भी अस्पताल की लॉबी में भटक रहा था। उसे बेसब्री से इरम के होश में आने का इंतज़ार था ताकि उसे डरा सके, मुंह न खोलने के लिए धमका सके, उसके हाथ कितने लंबे हैं बता सके कि इरम उससे बचकर कहीं नहीं जा सकेगी। जानती तो यह सब इरम भी है। पुलिस वालों से मदद मांगने की अपनी कोशिश की दास्तां उसे पूजा सुना चुकी थी। जब पुलिस वालों ने नंगे सवाल पूछकर पहले उसे बेइज्जत किया, फिर खुद रूबी के सामने छोड़ आए थे, ये कहकर कि आगे से ध्यान रखना, बागियों के हाथ काटने में ही भलाई है। पूजा होश में आते ही इरम के सामने बैठ गई। इरम ने पूजा को जब अपने पास बैठे देखा तो हिम्मत करके उसका नाम मुंह से निकाला। चीकू की बासी फांक जैसे उसके स्याह ओठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। वो घबराकर उठी और पूजा की आंखों में अपनी फक पड़ चुकी आंखें गड़ाकर बोली, अजान हुई तो होश आया कि मैं जिंदा हूँ। अपनी ही मौत का सपना इतना हकीकत हो सकता है क्या? कहते हैं खुली आंखों से सपने नहीं देखे जाते। फिर अभी जो देखा था वो क्या था? ये कैसी लाल शाम दिख रही है खिड़की से? ये काली क्यों नहीं होती? इसका लालपन जैसे चुभता हो, जैसे कहता है कि तेरी जिंदगी मैं इस शाम सी लाल कर दूंगा, जिसमें न पूरी तरह सुकून का नीलापन होगा, न पूरी तरह बुझी हुई काली रात आएगी। तुझे यूं ही रहना होगा ताउम्र इन भीगी लाल आंखों के साथ।
वो मुस्कुरा रहा था और मैं भी, क्योंकि मुझे उसके पीछे फैलता कालापन नज़र आने लगा था। मुझे हराने की चाहत में वो अपने अस्तित्व को बचाना भूल गया। वो कल शायद फिर आए, इन्हीं मंसूबों के साथ, मगर मैं उसे हरा दूंगी। जिस रात हम बिकेंगे नहीं, सिर्फ सुकून से सो सकेंगे, वो रात आएगी ना। इरम को होश में आते और बात करते देख पूजा घबरा गई। इरम के होश में आने के बाद की खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ तो उसने तुरंत इरम को श्श कहकर मुंह पर उंगली का इशारा किया। उसे एक तरफ नर्स और दूसरी तरफ किशोरी, दोनों से जितना हो सके उतनी देर तक इरम के होश में आने की बात छुपानी थी। इरम पूजा का इशारा समझकर चुपचाप लेट गई। नर्स के 5 मिनट पूरे हो चुके थे। वो दोबारा आई और इरम को बेहोश देखकर वापस चली गई। पूजा को इसी मौके का इंतज़ार था। ये दवा पी लो इरम, इससे बहुत जल्द तुम्हें तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। पूजा ने एक कांच की शीशी इरम के मुंह से लगाते हुए कहा, तू रो मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। इरम ने पूजा की आंखों में देखते हुए कहा, जिनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ा था। दवाई पीते ही वो फिर आंखें बंद करके लेट गई। उसके लेटते ही पूजा ने भी उस शीशी की बाकी दवाई पी और इरम के बगल में लेट गई। अगले 5 मिनट पूरे होते ही जब नर्स देखने आई तो दोनों हमेशा के लिए सो चुके थे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।